तो कल की हम लोगों की जो क्लास हुई थी उसमें बेसिकली हमने केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ी थी ग्रुप नंबर 15 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स की। ठीक है, जो कि हेलोजेंस के रिस्पेक्ट में पढ़ी थी। यानी कि अगर ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स, इन ग्रुप के पर्टिकुलर एलिमेंट्स हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते तो क्या कंपाउंड बनाते, जिसमें हमने एक टॉपिक ये भी पढ़ा था कि ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो हेलोजेंस, क्योंकि देखो हेलोजेंस और ग्रुप नंबर 17 ये दोनों कोई डिफरेंट चीज़ें तो है नहीं, दोनों तो सेम ही सिक्के के पहलू हैं। तो ऐसे केस में दोनों का सेम ही सेंस था। वो लोग जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। 4 टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड बन सकते हैं, एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश जिसमें एक्स डैश 3 हो, एक बार एक्स डैश 5 हो और एक बार एक्स डैश की क्वांटिटी कितनी हो, 7 हो। क्योंकि हेलोजेंस की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है वो 7 ही होती है, 7 से ज़्यादा बॉन्ड्स तो बेचारे बना नहीं सकते। तो वैसे ही हम लोगों को आज ये पढ़ना है कि अगर आपके पास एलिमेंट्स हो ग्रुप नंबर 15 के, ग्रुप नंबर 16 के, ग्रुप नंबर 17 के, ग्रुप नंबर 18 के, और इन एलिमेंट्स को आप अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हो तो मेटल्स के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या कोई कंपाउंड बनेगा या कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, क्या कोई कंपाउंड ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अब देखो मैडम, मेटल्स ही क्यों, नॉन मेटल्स क्यों नहीं? हो सकता है नॉन मेटल्स भी हो सकता था सिलेबस में, बिल्कुल हो सकता था। मैडम ऑक्साइड क्यों, सल्फाइड क्यों नहीं, नाइट्राइड्स क्यों नहीं, नाइट्रेट्स क्यों नहीं? तो आप कैसा है, गिवन आपका जो भी रहता है उसको आप किसी और चीज़ के साथ, बहुत अलग अलग चीज़ों के साथ आप रिएक्ट करवा सकते हो। बस वो वाला रिएक्शन हमारे सिलेबस में होना चाहिए, ये मायने रखता है। ठीक है, ये मायने रखता है। तो कैसा रहता है, आप लोगों के पास जो रिएक्टिविटी है ग्रुप नंबर 15 से ग्रुप नंबर 18 की, इन लोगों की जो रिएक्टिविटी है, ये रिएक्टिविटी सिर्फ 4 लोगों के रिस्पेक्ट में ही है। तो हमको भी सिर्फ 4 लोगों के रिस्पेक्ट में ही पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए कि अगर कोई मुझसे कहेगा ग्रुप नंबर 18 तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ग्रुप नंबर 18 इतने ज़्यादा इनर्ट होते हैं, ठीक है, कि ये मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, नो रिएक्शन। तो सोचो तुम्हारी लाइफ कितनी आसान हो गई है। ग्रुप नंबर 18 की जो रिएक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ हेलोजेंस के साथ होती है, और उसमें से भी स्पेसिफिकली सिर्फ फ्लोरीन के साथ। ठीक है, हेलोजेंस की जो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सिर्फ फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, इसीलिए वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ करता है, या फिर कुछ हद तक ऑक्सीजन के साथ। बट जो अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है लाइक नाइट्रोजन, लाइक क्लोरीन, उनको तक ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट घास तक नहीं डालते, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को तक घास नहीं डालते। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब तुम खुद सोचो कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 यानी कि मेटल्स, उनको क्या खाक घास डालेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव लोगों को? हाँ, तो इसीलिए ग्रुप नंबर 18 की रिएक्शंस मेटल्स के साथ नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस से ये एक टेंशन तो हमारे सर से उतर गई कि हाँ मुझे ग्रुप नंबर 18 की रिएक्टिविटी पढ़नी नहीं पढ़नी है, क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करते। अच्छा, अब हमें पढ़नी है रिएक्टिविटी किसकी, ग्रुप नंबर 16 की। तो मेरे हिसाब से अब तक तो तुम्हें एलिमेंट्स याद हो गए होंगे। ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सिलीनियम होता है, टेलीरियम होता है, रेडियो एक्टिव पोलोनियम होता है। ये एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 16 के। अब ये ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते, बताओ। अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या कंपाउंड बनाते हैं, वो हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान में रखिए ऑक्सीजन को। क्या ऑक्सीजन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है क्या? बताओ, क्या ये ऑक्सीजन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है क्या? तो ऑक्सीजन को आप रिएक्ट करवा लीजिए
ग्रुप नंबर 1 के साथ। अब ग्रुप नंबर 1 जानते हो ना मैं किसको कहती हूँ, अल्कलीन मेटल्स को कहा जाता है ग्रुप नंबर 1। ठीक है, अब ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, वो होती है आप लोगों के 2। ठीक है, छोटे क्लासेस से आप इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हो। अल्कलीन मेटल्स की जो वैलेंसी होती है वो वैलेंसी कितनी होती है, 1। अल्कलीन मेटल्स में एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, एलिमेंट आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांसीशियम, राइट। बट फ्रांसीशियम एक रेडियो एक्टिव है तो उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं लिथियम को और अगर मैं ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाऊंगी तो तुम्हें नहीं लगता ग्रुप नंबर 1 के किसी भी एलिमेंट ई की वैलेंसी +1 है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और जो हमने 9th क्लास में फॉर्मूला बनाना सीखा है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा E2O। यानी कि जो लिथियम है इस लिथियम को लिखेंगे Li2O, जो सोडियम है इस सोडियम को लिखेंगे Na2O। ठीक है, यहाँ पे जो पोटेशियम है इसको लिखेंगे K2O, यहाँ पे जो रुबिडियम है इसको लिखेंगे Rb2O, यहाँ पे जो सीशियम है इसको लिखेंगे CS2O। ये इस तरीके का काम, ठीक है, ये होगा। यानी कि ग्रुप नंबर 1, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 यानी कि अल्कलीन मेटल्स के साथ अगर आप क्या करो, ऑक्सीजन को कंबाइन करो तो ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन का आपको क्या मिलता है, इस प्रकार के ऑक्साइड्स मिलते हैं, जो कि आप छोटी क्लासेस से बचपन से पढ़ते आ रहे हो ऑलरेडी। ये क्रिस क्रॉस करने वाला फॉर्मूला कोई तुम पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो, है ना, बचपन से पढ़ते आते हो कि किस तरीके से क्रिस क्रॉस किया जाता है। तो ये फलाना 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 मैंने लिस्ट आपको बता दी और ये हो गई हम लोगों की कहानी समाप्त। अब बात ये है, क्या आप लोगों के पास जो ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन आपके ग्रुप नंबर 2 के, ग्रुप नंबर 2 मतलब कौन होता है, अल्कलीन अर्थ मेटल्स, क्या उनके साथ भी ये रिएक्शन शो करता है, क्या उनके साथ भी इसकी कोई रिएक्शन होती है कि नहीं होती है। जैसे ग्रुप नंबर 1 के साथ करवाया वैसे ही आप किसी दूसरे मेटल के साथ करवा लो, ठीक है, वैसे ही आप किसी दूसरे मेटल के साथ करवा लो, ठीक है। अच्छा चलो अच्छी बात है, तो दूसरे मेटल के साथ भी कर लेते हैं उसकी रिएक्शन। बट उसकी रिएक्शन में जाने से पहले हमको एक छोटी सी अपनी बुद्धि के अंदर एक बात डालनी है बराबर। वो क्या डालनी है कि आप लोगों के पास ये जो पोटेशियम होता है, ये जो रुबिडियम होता है, ये जो सीशियम होता है, ये पोटेशियम, ये रुबिडियम, ये सीशियम, बोलो क्या बना सकते हैं, ये लोग कैन ऑल्सो फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, ये लोग क्या बना सकते हैं, सुपर ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं। मैडम ये सुपर ऑक्साइड्स किसे कह रहे हो आप, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सुपर ऑक्साइड्स। अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है दैट इज मेटल, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसका फॉर्मूला इस टाइप का दिखता है, EO2 टाइप का दिखता है, ठीक है, EO2 टाइप का दिखता है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहा जाता है, सुपर ऑक्साइड्स। तो वो अच्छा ये एलिमेंट कहाँ का होना चाहिए, ये ग्रुप नंबर 1 का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो पोटेशियम है ये क्या बनाता है, रुबिडियम और सीशियम, ये लोग क्या बनाते हैं, ये लोग सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। और सुपर ऑक्साइड्स का मतलब होता है O2 निगेटिव, ठीक है, क्या होता है O2 निगेटिव बराबर। मतलब क्या वो K2O नहीं बनाते होंगे, बट इनके सुपर ऑक्साइड्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यानी कि इनका KO2 बहुत स्टेबल होता है, इनका RbO2 बहुत स्टेबल होता है, इनका CsO2 बहुत स्टेबल होता है। ये जब S ब्लॉक नामक एक चैप्टर होता है P ब्लॉक के जैसे, उसमें होती है ये सारी चीज़ें, ठीक है, उसमें होती हैं। खैर Na2O की बात करो तो Na2O के बारे में भी एक स्पेशलिटी है कि Na2O पर ऑक्साइड बनाने की एबिलिटी रखता है। पर ऑक्साइड का मतलब वो चीज़ आपको इस फॉर्मेट की दिखेगी, Na2O2 वाले फॉर्मेट की। यानी कि अगर किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए और अगर वो इस टाइप के फॉर्मेट में आपको दिखे, E2O2 वाले फॉर्मेट में दिखे,
ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड्स कहते हैं। उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, O2F2 होता है, ये उसी तरीके की बातचीत है। ठीक है, ये उसी तरीके की बातचीत है। इज इट डन? चलो आगे बढ़ दो। आगे की बातचीत में हम लोग मूव करते हैं। 1 मिनट रुकना। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं कि आप लोगों के पास अभी जो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं, क्या वो ऑक्सीजन उन ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स के साथ भी रिएक्ट करता है क्या? तो ये जो ऑक्साइड है वो डेफिनेटली आपके जो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी रिएक्ट करता है। ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन आते हैं? ग्रुप नंबर 2 में आता है, पहली बात तो ग्रुप नंबर 2 में कौन आता है इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये पता होना कि ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को कहते क्या हैं। अल्कलीन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो अल्कलीन अर्थ मेटल्स के साथ अगर मैं इनकी रिएक्शन करवाऊँ तो ये पहले तो पता होना चाहिए कि इनकी वैलेंसी कितनी होती है, +2। अब अगर इनकी वैलेंसी +2 है तो इन एलिमेंट्स की वैलेंसी +2, इनके ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, 2 और 2 कट जाएगा, क्रिस क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला बनेगा EO। तो अब आपके ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं पहले तो आप ये पता करो। तो इनके पास क्या आता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे लोग। तो अगर आप Mg के साथ O2 की रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं इसको। कैल्शियम के साथ O2 की रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, CaO, क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इस तरीके से कैल्शियम के साथ वो रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना सकता है। ग्रुप नंबर 16 के अदर लोगों के बारे में बात कर लो या किसी दूसरे ग्रुप की बात कर लो, तो अगर मैं ग्रुप नंबर 13 से एल्यूमिनियम को लेकर आती हूँ तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3। उसको अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराती हूँ तो वो जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, Al2O3। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि अगर आप ऑक्सीजन को मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ऑक्साइड्स बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्साइड्स बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप नंबर 16 ही, ग्रुप नंबर 15 वाले भी ऑक्साइड्स बनाते हैं, ग्रुप नंबर 13 वाले भी ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं आप लोगों के पास ग्रुप नंबर 13 या ग्रुप नंबर 1 या 2 का कोई एलिमेंट नहीं है, आप लोगों के पास मान के चलते हैं कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स, जैसे एलिमेंट्स नहीं, कंपाउंड, जिंक सल्फाइड। इसको अगर मैं O2 दूंगी तो ये खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा, ये खुद को कन्वर्ट कर लेगा जिंक ऑक्साइड में, और साथ ही साथ में यहाँ से कौन सी गैस, SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो देखो इसने भी खुद को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, है ना। अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि किसी एलिमेंट को रिएक्ट करवाओ, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता आप किसी एलिमेंट को रिएक्ट करवाओ, आप हो सकता है वहाँ पे एलिमेंट के बदले आप किसको रिएक्ट करवा सकते हो, वहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को भी क्या कर सकते हो, रिएक्ट करवा सकते हो, और उसके बाद उस पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करवा दो, आप वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ करवा दो। डन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आप लोगों के पास SO2 है। इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में बल्कि इसके आगे पढ़ने वाले। इसकी रिएक्शन अगर मैंने O2 के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, यहाँ पे जो ये V2O5 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ये बेसिकली इस रिएक्शन का क्या है, कैटलिस्ट है। और यहाँ पर जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है SO3। अभी आगे तुम इसी पर्टिकुलर चैप्टर में एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ोगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स वालों की फेवरेट प्रोसेस होती है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस फेवरेट प्रोसेस होती है, फेवरेट। उसमें ये चीज़ मिलती है। कई बार तो सीधा इस पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल भी जो स्टेट लेवल की CTs है उससे पूछा जा चुका है
जैसे इसी साल आई थिंक इस बार तो JEE में भी एक सवाल पूछा गया था इस टॉपिक से, एग्जैक्टली इस टॉपिक से नहीं बट इसी चैप्टर के वन ऑफ द टॉपिक से, कि इस फलाना प्रोसेस का कैटलिस्ट कौन है। तो ये जो प्रोसेस होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने की सबसे पहली स्टेप यही होती है। और इस पर्टिकुलर स्टेप में V2O5 किसके जैसे एक्ट करता है, एक कैटलिस्ट के जैसे एक्ट करता है, बराबर। ये कैसा होता है, कैटलिस्ट के जैसे एक्ट करता है, बराबर। सो देयरफॉर यू हैव टू कीप इन माइंड कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जिस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, वो कौन है आप लोगों की, V2O5 है। वो पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों की कौन है, V2O5 है। डन हो गई कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर आगे हम लोग डिस्कशन क्या करने वाले थे कि अगर आप किसी दूसरे एलिमेंट्स को ग्रुप नंबर 16 का ले आते हो, दूसरे और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं ग्रुप नंबर 16 के, ज़रूरी है क्या कि ऑक्सीजन को ही लाएंगे ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स में मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाने के लिए? नहीं, ग्रुप नंबर 16 के ही हमेशा रिएक्ट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप दूसरे एलिमेंट्स भी ले सकते हो, आप सिलीनियम ले सकते हो, ठीक है। आप क्या ले सकते हो, आप सिलीनियम ले सकते हो। सिलीनियम की अगर कोई पूछ ले कि ऑक्सीजन बताइए, मतलब उसकी रिएक्टिविटी बताइए कितनी होती है, उसका रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है, तो आप उसकी रिएक्शन बता सकते हो। जैसे टेक्स्ट बुक जो अपनी है, उस टेक्स्ट बुक को अगर तुम रेफ़र करो तो तुम्हें दिखेगा कि उस टेक्स्ट बुक में उसकी रिएक्शन दी हुई है। कुछ ऐसा खास नहीं है, बस रीड कर लो एक बार। जैसे कॉपर एक मेटल है, उसको सल्फ़र के साथ रिएक्ट करवाया तो कॉपर सल्फाइड बन गया, है ना। क्यों? क्योंकि कॉपर की वैलेंसी को यहाँ +2 लिया गया, सल्फ़र की वैलेंसी को -2 लिया गया और ये बन गया CuS। मैग्नीशियम को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया। अब देखो, अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी +2 होती है, सॉरी -2 होती है, तो उसके नीचे जितने भी अदर एलिमेंट्स आते हैं सब की वैलेंसी -2 होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से सिलीनियम और सल्फर की भी कितनी होने वाली है, -2। और मैग्नीशियम क्योंकि ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी तो वैसे भी +2 होगी। तो अगर तुम क्रिस क्रॉस करोगे तो पहले तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा और बचेगा कुछ भी नहीं, यानी कि फॉर्मूला विल बी MgS। तो कल को तुम्हें कोई भी मेटल दिया जा सकता है और ग्रुप नंबर 16 का कोई भी एलिमेंट दिया जा सकता है। बस अब इतना ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर उस ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स का आप लोगों को वैलेंसी कितनी लेनी है, -2 लेनी है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप नंबर 16 की वैलेंसी आपको कितनी लेनी है, -2 लेनी है। चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे सिलीनियम हो, चाहे कोई हो, ठीक है। एक डू यू नो वाला फैक्ट दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं कि टेलीरियम की एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है गोल्ड के साथ कंबाइन होने की। देखो, गोल्ड इज़ बेसिकली अ नोबल मेटल, ये हम सभी लोग जानते हैं, है ना। वो जनरली गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये किसी और के साथ रिएक्ट जनरली नहीं करते, जनरली, ठीक है, जनरली नहीं करते। बट टेलीरियम एक मेटल होने के बावजूद, जब तुम 10th में थे तुम्हें शायद याद होगा कि 10th में तुमने एक एक्वा रीजिया करके एक वर्ड पढ़ा होगा। उस एक्वा रीजिया वाले वर्ड में ये वाली चीज़ तुमने डेफिनेटली देखी होगी कि एक्वा रीजिया में किस तरीके से हमने ये पढ़ा था कि आप लोगों का जो गोल्ड होता है वो पर्टिकुलर गोल्ड किस तरीके से कंसनट्रेटेड एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे हम लोग, बताओ, है ना। किस तरीके से कंसनट्रेटेड एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, इमेजिन करो। मतलब उसको अगर डिसॉल्व करना है तो हमें कंसनट्रेटेड एसिड्स की नीड पड़ गई। हमें किसकी नीड पड़ गई, कंसनट्रेटेड एसिड्स की नीड पड़ गई, ठीक है, बराबर। हमें किसकी नीड पड़ गई, कंसनट्रेटेड एसिड्स की नीड पड़ गई। अब लेकिन यहाँ पे टेलीरियम एक एसिड नहीं होने के बाद भी वो रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद इस अजीब से कंपाउंड को बना रहा है। तो जस्ट कीप इन माइंड, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें, बाद में हम लोग इस बारे में डील करते हैं, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ो कि ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखो, ये तो बहुत ही फेमस चीज़ है कि ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को यानी कि नॉन मेटल, इनको अगर आप रिएक्ट करवा रहे हो मेटल्स के साथ तो ये लोग मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट। जैसे हो सकता है कल को तुम्हें सोडियम की जगह पोटेशियम दे दे और हेलोजन की जगह आयोडीन दे दे, तो पोटेशियम की वैलेंसी 1, आयोडीन की वैलेंसी
-1, सो कंपाउंड विल बी Ki। कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका Ki। ठीक है, कंपाउंड क्या होने वाला है Ki। तो बस इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं, अगर इनको मौका मिलेगा किसके साथ, मेटल्स के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट करके आप लोगों का क्या बनाएंगे, कोई भी एलिमेंट ग्रुप नंबर 17 का रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल्स के साथ, तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनने वाला है, सॉल्ट। कल को आपको कोई भी मेटल दिया जा सकता है, कोई भी ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट दिया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखना कि ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स की वैलेंसी फिक्स होती है, यानी कि 1। ठीक है, और फिर आपको मेटल्स जो भी दिया है उसकी वैलेंसी तो आपको देखो ध्यान में रखनी ही पड़ेगी, है ना। जैसे अगर Mg दिया है तो उसकी +2, एल्यूमिनियम दिया है तो उसकी +3, कॉपर दिया है तो +2, आयरन दिया है तो +2। मतलब बेसिकली वैलेंसीज को याद रखना है, क्रिस क्रॉस करना है और फॉर्मूले बनाने हैं। लेकिन अगर तुमको वैलेंसी याद नहीं है, ठीक है, अगर तुमको वैलेंसी याद नहीं है तो तुम्हारे लिए ये कठिनाई वाली चीज़ साबित हो सकती है। तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब ये नहीं होता जो तुम्हारे किचन के डब्बे में NaCl है वो एक कॉमन सॉल्ट होता है, या फिर उसको टेबल सॉल्ट कह सकते हो, बट इट डजंट मीन्स कि दुनिया में इकलौता सॉल्ट है। सॉल्ट का मतलब सिंपली ये होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन वाला यूजुअली, बट इसका ये मतलब भी नहीं होता कि दुनिया के हर मेटल और नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन को हम सॉल्ट करेंगे, बट यूजुअली जनरली, ठीक है, आप उसको सॉल्ट कह सकते हो। आप उसको क्या कह सकते हो, सॉल्ट कह सकते हो। खैर, अब ये हो गया ग्रुप नंबर 17 की बातचीत, है ना। ये क्या हो गई, ग्रुप नंबर 17 की बातचीत हो गई। अब ग्रुप नंबर 17 में एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि फजान्स रूल है। अब ये जो फजान्स रूल है 11th की केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़ा जाता है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ये फजान्स रूल के हिसाब से आपको जो अलग अलग सॉल्ट्स दिए होते हैं, उन अलग अलग सॉल्ट्स की अंदर किसका आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, किसका आयोनिक कैरेक्टर कम है, कौन ज़्यादा कोवैलेंट है, कौन कम कोवैलेंट है, ये पता लगाया जा सकता है। बेसिकली फजान्स रूल ये कहता है कि कभी भी कोई भी कंपाउंड ना तो कम्प्लीटली आयोनिक होता है, ना तो वो कम्प्लीटली कोवैलेंट होता है। उसके अंदर आयोनिक वाले कैरेक्टर्स भी होते हैं और उसके अंदर कोवैलेंट वाले कैरेक्टर्स भी होते हैं, ये कहता है फजान्स रूल। सो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, आप लोगों के पास जितना छोटा कैटायन होगा, ठीक है, जितना छोटा कैटायन होगा और जितना बड़ा अनायन होगा, वो एक बेस्ट कॉम्बो होगा किसके लिए, वो एक बेस्ट कॉम्बो होगा किसके लिए, कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए। वो एक बेस्ट कॉम्बो होगा कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए, ऐसा फजान्स कहता है। क्यों कहता है फजान्स, इसके बारे में मैंने कहा, मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का जो लिंक है फजान्स वाला वो शेयर कर दूंगी, बट ऐसा फजान्स कहता है। डन, ऐसा फजान्स कहता है। तो अगर मैं उस फजान्स के टॉपिक के अकॉर्डिंग आ जाऊं तो देखो, आपके पास क्वेश्चन की टेक्स्ट बुक में बोला गया है एक मेटल और F का कॉम्बिनेशन दिया है MF नाम से, एक M और Cl का कॉम्बिनेशन दिया है MCl के नाम से, है ना। एक आपका M और Br का कॉम्बिनेशन दिया है, एक M और I का कॉम्बिनेशन बोला है, और बोला है इसको आयोनिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आप अरेंज करिए। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली फजान्स रूल का टॉपिक है। अब आपका कोई भी सॉल्ट कोवैलेंट कैरेक्टर का क्या नियम है, कैटायन छोटा होना चाहिए। अब देखो कैटायन तो इन सभी में सेम है, M M M M M। चेंज क्या हो रहा है, अनायन चेंज हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अनायन जितना बड़ा होगा, अनायन जितना बड़ा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। ध्यान रखना, अनायन जितना बड़ा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो अब इतनी अक्ल हमारे अंदर होनी चाहिए कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनमें सबसे बड़ा कौन होता है, इनमें बड़ा होता है आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसके अंदर होगा, आयोडीन के अंदर। अब जिसके अंदर कोवैलेंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, इसके अंदर कोवैलेंट ज़्यादा है, कोवैलेंट इसके अंदर हाईएस्ट है, तो ऑब्वियस है कि इस वाले के अंदर कोवैलेंट क्या रहा होगा, मिनिमम।
और जिसके अंदर कोवैलेंट मिनिमम रहा होगा आयोनिक उसी का क्या रहा होगा हाईएस्ट। मैं क्या करती हूँ, पहले पूरे क्वेश्चन को कोवैलेंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेती हूँ और उस ऑर्डर को रिवर्स कर देती हूँ, तो अपने आप वो चीज़ आयोनिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाती है रिवर्स करने पर। ऐसे में 50 रूल याद नहीं रखती कि आयोनिक का ये रूल, कोवैलेंट का एक रूल। मैं एक ही रूल याद रखती हूँ, कोवैलेंट जितना बड़ा होगा आयोनिक उतना कम होगा। कोवैलेंट के अकॉर्डिंग अरेंज कर डालो, उल्टा ऑर्डर कर दो, अपने आप ऑर्डर आयोनिक का आ गया। बट ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैडम आपका क्या कहना है जब SnCl4 और SnCl2 आ जाए, क्योंकि देखिए SnCl4 में और SnCl2 में आपके पास कैटायन भी देखिए दोनों का सेम है, Sn और Sn, अनायन भी दोनों का सेम है, Cl और Cl, फिर आप कैसे कंपेयर करेंगे। तो ऐसे में हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। देखो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स होती है -1, बट क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर -1 लेकर मैं Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूँ तो वो आती है +2, और यहाँ पर इस वाले Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है कितनी, आपकी +4। ठीक है, वो कितनी आती है +4। तो एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जितनी ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो अब बताओ कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, इसकी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो इसके अंदर जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो आपका ज़्यादा होगा, और ऑब्वियस है कि इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर आपका क्या होगा, कम। अब डिपेंड के क्वेश्चन वाले ने अगर कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में पूछा है तो तुम जवाब दे दो कि हाँ करके कोवैलेंट कैरेक्टर SnCl4 के अंदर ज़्यादा है और SnCl2 के अंदर कम है। बट अगर टेक्स्ट बुक वाले ने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि आयोनिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जवाब दो, तो इतना तो हमारे अंदर भेजा है ना कि अगर SnCl4 का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो SnCl2 का कोवैलेंट कैरेक्टर मिनिमम है, तो जिसका कोवैलेंट मिनिमम है उसका आयोनिक ज़्यादा होगा। ध्यान रखना, कोवैलेंट जिसका ज़्यादा होता है आयोनिक उसका कम होता है, उल्टा चलता है रिलेशनशिप। सिमिलरली PbCl4 और PbCl2 में बोलो किसका कोवैलेंट ज़्यादा होगा, PbCl4 का। तो आपको ऐसे कई क्वेश्चन दिए जा सकते हैं और ऐसे कई सॉल्व दिए जा सकते हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि उनको उनके कोवैलेंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, अरेंज करिए। ठीक है, या उनके आयोनिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, आप उसको अरेंज करिए। तो अगर वैसा पूछा जाता है तो भी आपको खुद को रेडी रखना है। कैसे, ये फजान्स रूल के बेसिस पर। इसीलिए इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फजान्स रूल की लिंक तुम लोगों को शेयर कर दूंगी, ताकि इस पर्टिकुलर वीडियो को देखते देखते अगर तुम्हें ऐसा लगे कि अच्छा मुझे फजान्स रूल की नीड है तो तुम फजान्स रूल को एटलीस्ट देख सकते हो। इज़ इट डन? ओके। सिमिलरली ग्रुप नंबर अगर 18 की बात करें तो ग्रुप नंबर 18 के बारे में तो पहले ही मैं ढिंडोरा पीट चुकी हूँ कि ग्रुप नंबर 18 जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल्स के साथ। जब वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की क्या औकात कि वो इनर्ट गैसेस को हिला सकें, वो नहीं हिला पाती, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करते। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और ग्रुप बचता है, कौन सा ग्रुप बचता है, हम लोगों के पास बचता है ग्रुप नंबर 15। क्या ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं आप लोगों के, बताओ, मेटल्स के साथ? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कल को तुमने मुझसे कहा मैडम कैल्शियम का और नाइट्रोजन का रिएक्शन बताओ, तो आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, नाइट्रोजन की -3, सो कंपाउंड विल बी Ca3N2, ख़त्म कहानी। ठीक है, कल को मैं कहूँगी कैल्शियम का और फॉस्फोरस का बताओ, तो पता होना चाहिए कैल्शियम का +2, फॉस्फोरस का -3, सो फॉर्मूला विल बी Ca3P2। ये वो सारा काम है जो 9th क्लास का बच्चा कर सकता है, अगर वो 9th क्लास में ये सब पढ़ रहा है तो। कल को मैं कहूँगी कि पोटेशियम और आर्सेनिक के बीच में आप बनाओ, तो पोटेशियम का +1, आर्सेनिक का -3, सो फॉर्मूला विल बी व्हाट, K3As। ये हो गया। कल को तुमसे ये कहेगा कि जिंक और एंटीमनी के बीच का बताओ, तो जिंक का +2, एंटीमनी का -3, सो फॉर्मूला विल बी व्हाट, Zn3 और Sb2। ये आ जाएगा आप लोगों का फॉर्मूला। कुछ भी कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। तो यस, ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स भी
रिएक्ट करते हैं किसके साथ, आप लोगों के मेटल्स के साथ। एक बार देख लेते हैं कि इसके बेसिस पे कोई न्यूमेरिकल वगैरह तुम्हारी टेक्स्ट बुक में है क्या, अगर है तो उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं लगे हाथों। तो खैर न्यूमेरिकल 1 मतलब बेसिकली ये वाला हम कर चुके हैं, ये वाला हम कर चुके हैं, ये वाला हम कर चुके हैं, है ना। अच्छा 4th और 5th तो अभी हम लोगों के पढ़ाई लिखाई का है नहीं, अभी तो हम वो करने के हैं। अब देखो ये क्वेश्चन मस्त है जो हमने कल की क्लास पढ़ी उसके बेसिस पर कि इंटर हैलोजन कंपाउंड में आप इनमें से किसको कभी भी सेंट्रल एटम नहीं रख सकते। फ्लोरीन है इसका आंसर। ये 11th क्लास का स्टूडेंट भी कर सकता है इस क्वेश्चन को, बस उसको ये पता होना चाहिए कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का मीनिंग क्या होता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब सेंट्रल एटम भी एक हैलोजन होता है और सराउंडिंग एटम्स भी हैलोजन होते हैं। तो आप कभी भी सेंट्रल एटम में किसको नहीं रख सकते, आप फ्लोरीन को नहीं रख सकते क्योंकि वो बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वो कभी किसी के साथ शेयरिंग फेयरिंग अलाउ ही नहीं करेगा, ऊपर से साइज़ भी छोटा होता है। ठीक है, तो खैर ये हो गया। मेरा भी तो टॉपिक ये था कि आज की क्लास के बेसिस पे हम कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज की क्लास के बेसिस पर यहाँ पे भी कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा है, और ना ऐसा कोई क्वेश्चन मुझको यहाँ पर अभी दिखा ही नहीं। ठीक है, जो मुझको दिखे नहीं दिखा, ना नहीं दिखा। तो हो सकता है तुम्हें जो पैराग्राफ दिया जाए उसी पैराग्राफ में से बोर्ड्स में छोटे छोटे क्वेश्चन क्रिएट कर लिए जाए कि बताओ इसमें से ज़्यादा आयोनिक किसका है, बताओ इसमें से कम आयोनिक किसका है। तो ध्यान रखना फजांस रूल के हिसाब से किया जाएगा। किसी भी सॉल्ट का आयोनिक या कोवैलेंट कैरेक्टर फजांस रूल के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन ख़त्म होता है। इसके आगे हम एलोट्रोपी वाला टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मुझे इसको पढ़ाने की नीड नहीं है। ऑक्सो एसिड्स ये तुमको पढ़ाना होगा, जो कि मैं बता दूं, मैं ये ऑक्सो एसिड्स वाला जो टॉपिक है ऑलरेडी जो पुरानी क्लासेस हैं यानी कि JEE वाली बैच में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया गया था उस वक्त उन लोगों को मैं ऑक्सो एसिड्स पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, वहाँ पर मैंने ऑक्सो एसिड्स वाला ये पूरा का पूरा क्लास लिया है कि कब ये आप पर वर्ड लगाते हो, कब आप ये हाइपो वर्ड लगाते हो, है ना। इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन वाला हमने काम किया है एकदम गहन अच्छे से। तो उस वाली चीज़ को मुझे वापस से पढ़ाने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं उसकी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी या फिर ग्रुप में शेयर करूंगी तो वो हो जाएगा। ठीक है, बट अभी हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में रहेगी, क्योंकि हमने जो लास्ट काम किया था उस लास्ट काम में हम लोगों का क्या हुआ था बताओ। उस लास्ट काम में हम लोगों का इंटर हैलोजन कंपाउंड्स वाला टॉपिक का डिस्कशन चलना चाहिए था कि मैडम कौन कौन से इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, है ना। तो पहले हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं फजांस रूल का शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फजांस रूल, ताकि आप फजांस रूल को देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये जो टॉपिक है तुम्हारा ऑक्सी एसिड्स वाला कि मैडम ये इसका ऑक्सी एसिड का डायग्राम ऐसा ही क्यों बनता है, उसके ऑक्सी एसिड का डायग्राम वैसा ही क्यों बनता है ना। इस ऑक्सी एसिड वाले टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने 2 घंटे का वीडियो बनाया है। ठीक है, 2 घंटे का वीडियो। तो ऑब्वियस है कि वही सेम चीज़ आपको मुझे यहाँ पे भी पढ़ानी है, वही सेम चीज़ मुझे यहाँ पे पढ़ानी है। तो उसकी लिंक भी मैं शेयर करके पहले ही तुम लोगों को दे दूँगी यहाँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि जो लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक दिन में ज़्यादा काम कर सकते हैं वो अपना देख दुखाकर उसको ख़त्म करें। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट कंपाउंड या नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे पढ़ाना है वो इंटर हैलोजन पढ़ाना है। ठीक है, फिर उसको कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन पढ़ाने हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिंक में उस चीज़ को शेयर कर दूँगी बराबर। अदरवाइज़ जब मैं ग्रुप में शेयर करूँगी तुम तब भी पढ़ सकते हो, बट आई डू सजेस्ट कि अगर टाइम है तुम्हारे पास तो तुम पढ़ पुढ़ा के उसको ख़त्म करो, काय को रखना फालतू के। ठीक है, चलो।